इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। अगर आपने इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो नहीं देखा, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कल हमने देखा था कि कार्बन व कार्बन के यौगिक और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, और कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी यानी विशेषताएं हमने देखी थी कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, और कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने बताया था कि ये उसकी संयोजकता कहलाती है। तो उन्होंने पूछा था कि सर संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पहले मैं संयोजकता के बारे में बता देता हूँ। संयोजकता का मतलब होता है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। तो जैसे मैं कार्बन की बात करूं, तो जो कार्बन है वो इसकी परमाणु संख्या 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखता हूं तो 1s2 2s2 और लास्ट में आएगा 2p2। ओके। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कक्षा है वो पहली कक्षा है, जबकि ये दूसरी कक्षा है, और ये भी दूसरी कक्षा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब कार्बन की जो पहली कक्षा है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, और कार्बन की जो दूसरी कक्षा है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। बाह्यतम कोष का मतलब ये नहीं है कि ये वाली जो बाह्यतम कोष है वो बाह्यतम कोष है, नहीं। आपने क्या किया है, इसको बाह्यतम कोष माना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो हम पाते हैं कि ये 1s2 2s2 और 2p2, ये दोनों बाह्यतम कोष हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा उसकी संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता 4 है। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, यानी कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे। ऑक्सीजन के बारे में बात करूंगा, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p। दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और भरने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी मैंने चैनल पे डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये पहली कक्षा है, जबकि ये दोनों दूसरी कक्षाएं हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2s2। एस और पी से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे भी दूसरी कक्षा है और ये भी दूसरी कक्षा है। इसका मतलब ये दोनों जो कक्षाएं हैं वो दूसरी कक्षाएं हैं। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी जो संयोजकता होती है वो 6 होती है। या फिर हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये संयोजकता की कुछ कहानी थी। अब हम बात करते हैं एल्केन के बारे में। कल हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल था एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल था एल्कीन तथा एल्काइन। आज हम बात करते हैं एल्केन के बारे में। आपको करना क्या है, पहले एल्केन को ऐसे लिख लेना है कि ये एल्केन है। कल मैंने बताया था कि कार्बन में जो एल्केन है वो उसका मतलब है कार्बन की संख्या, जबकि एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन उसके अंदर कार्बनिक यौगिक के अंदर है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जबकि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2, जहाँ पे n है कार्बन की संख्या। कल मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम मेथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 है तो उसे हम एथ बोलते हैं, 3 है तो प्रोप बोलते हैं, 4 है तो ब्यूट बोलते हैं, 5 है तो पेंट बोलते हैं। ऐसे मैंने कुछ 10 तक फॉर्मूले लिखाए थे। ठीक है। तो अगर आप उनको याद कर पा रहे होंगे तो उससे यहाँ पे आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम मेथेन का सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ सूत्र दिए गए होंगे, उनके हिसाब से हम बताएंगे कि इसमें किसका सूत्र है, या फिर किसी हाइड्रोकार्बन का नाम हम लेके उसका सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है n बराबर मैंने 1 ले लिया। जब आप इस फॉर्मूले में n बराबर 1 रखोगे तो ये C1 होगा, H2 इंटू 1 + 2 यानी कि H4।
जब आप C बराबर 1 ले रहे हैं यानी कि C 1 है, और जब C 1 होता है यानी कि कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे हम मेथ बोलते हैं। और हम एल्केन का सूत्र पढ़ रहे हैं तो हम एन लगाएंगे, क्योंकि एल्केन एल्क प्लस एन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे एल्क की जगह कार्बन 1 है, इसलिए हम मेथ का उपयोग करेंगे, जबकि एन हम उस मेथ में जोड़ देंगे क्योंकि हम एल्केन का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ये जो फॉर्मूला आया है इसका नाम हमें लिखना है, तो इसका नाम लिखेंगे हम मेथेन। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 है और कार्बन 1 के लिए हम मेथ का प्रयोग करते थे। अगर यहाँ पे कार्बन 2 होते तो मानो कि ये कार्बन 2 है, ये H जो है वो 6 है। अगर यहाँ पे कार्बन 2 है तो हम कार्बन 2 के लिए कल हम पढ़े थे एथ, और हम एल्केन का सूत्र पढ़ रहे हैं तो एन लगाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो एथेन का है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर परमाणु ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हर परमाणु ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। जबकि हाइड्रोजन ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यानी कि हाइड्रोजन अपना दिक् पूरा करता है, जबकि अन्य जितने भी परमाणु हैं वो चाहते हैं कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी हमने देखा कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 है, यानी कि उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे लिख दिया। जबकि जब आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हाइड्रोजन का जो बाह्यतम कोश है वो एक ही है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है YS1S1 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या 1 है। इसीलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। बाकी अपने 4 इलेक्ट्रॉन बीच में बचे हुए हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है वो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन इसको दे देता है। हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि कार्बन को आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, और जब भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहाँ पे सहसंयोजक बंध होता है। मैंने कल बताया था कि सहसंयोजक बंध वह होता है जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भाग ले रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन का भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बंध बनेगा वो एकल बंध बनेगा। अगर यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते तो द्विबंध बनता, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन भाग लेते तो त्रिबंध बनता। जबकि नाइट्रोजन में त्रिबंध होता है, कल हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो अणु है उसके बीच में 3 बंध होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं, ये एक अक्रिय गैसों की श्रेणी में ही आती है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन को भरा जाता है, ये हमने कल देखा था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो है वो कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो फाइनली ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो मेथेन का है। ठीक है, ये मेथेन का क्यों है कि यहाँ पे कार्बन 1 है, और जब भी कार्बन 1 होता है तो हम मेथ लगाते हैं, और हम एल्केन का सूत्र लिख रहे हैं इसलिए हम एन लगाएंगे, तो मेथ प्लस एन हो जाएगा मेथेन। अब हम बात करते हैं एथेन की। जैसे कि हमने पहले n बराबर 1 लिया था, अब n बराबर हम 2 लेते हैं। n बराबर 2 मतलब कार्बन की संख्या 2। जब आप सामान्य सूत्र में, सामान्य सूत्र था CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। जब आप इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको C2 मिल जाएगा, जबकि आप n बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारे पास रिजल्ट मिला वो ये है C2H6। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? C2H6, यानी कि 2 हमारे पास कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। और आप सब लोग जानते हैं कि ये कार्बन है, इसकी जो संयोजकता है वो 4 होती है, तो मैंने 4 इसकी संयोजकता बना दिया। अब एक एक हाइड्रोजन चारों तरफ हम जोड़ देंगे तो सिंगल बॉन्ड से वो जुड़ जाएंगे।
अब हम बात करते हैं एथ जो है वो कहाँ से लिया गया है। अरे कार्बन की संख्या 2 है तो हम एथ बोलेंगे, और हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एथेन। अगर आपको बोला जाए कि ये किसका सूत्र है तो आप बोलेंगे ये सर एथेन का सूत्र है, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है, और कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हम उसे एथ बोलते हैं, और हम एल्केन का सूत्र पढ़ रहे हैं तो हम एन लगाएंगे, तो एथ प्लस एन हो जाएगा एथेन। राइट, ठीक है। आपने किया क्या है, एन बराबर 2 पुट किया है इस जनरल फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला है ना, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई गई है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2। एक कार्बन यहाँ पे है और दूसरा कार्बन यहाँ पे है। 2 कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन के हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन के हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जबकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बाकी जो चारों तरफ बचे हुए हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना दिक् पूरा करता है, मतलब ये हाइड्रोजन के पास एक सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये भी अपना दिक् पूरा करेगा, जबकि कार्बन अष्टक पूरा करता है। यानी कि कार्बन ये चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए बाह्यतम कोश में। 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का लेगा, एक यहाँ से लेगा और एक यहाँ से लेगा। इस वाले कार्बन के पास आप ध्यान से देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही तो चाहता था ये कार्बन। इस कार्बन को भी आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, ये जो कार्बन है इसके पास भी आप देखो ध्यान से, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि जब भी एन आता है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6, कार्बन की संख्या हो गई 2, तो हम इसको बोलेंगे एथेन। क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं एल्केन और कार्बन 2 है तो इसलिए हम बोलेंगे एथ, और अगर यहाँ के सिंगल बॉन्ड इनके बीच में है तो हम बोलेंगे एन। एथ प्लस एन मिलके हो जाएगा एथेन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रोपेन के बारे में। प्रोपेन को आप देख पा रहे हैं, प्रोपेन यानी प्रोप यानी 3 कार्बन है। अगर 3 है यानी कि n बराबर 3 है, n बराबर जब 3 होगा तो आप C3 भी बोल सकते हैं, प्रोप प्लस एन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सामान्य सूत्र है, जब इसमें आप C यानी कि N3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा और H8 हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्केन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच आप सभी को सिंगल बॉन्ड लगाना है, बाकी जो बचे हुए हैं वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा प्रोपेन का। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने मेथेन का फॉर्मूला बनाया, एथेन का और प्रोपेन का। अगर कार्बन की संख्या 1 है, यानी कि n बराबर आप 1 रख दो, CnH2n+2 जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें आप n बराबर 1 रख दो तो आपको मेथेन मिल जाएगा। n बराबर 2 रख दो तो एथेन मिल जाएगा। n बराबर 3 रख दो तो प्रोपेन मिल जाएगा। n बराबर 4 रखेंगे तो ब्यूटेन मिल जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूट प्लस एन से मिलके बना हुआ है ब्यूटेन, और कल मैंने बताया था कि ब्यूटेन का मतलब है कार्बन की संख्या 4 यानी n बराबर 4। सामान्य सूत्र आप सब लोग जानते हैं, CnH2n+2 होता है। जब आप n बराबर यहाँ पे 4 रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इस सामान्य फॉर्मूले में n बराबर 4 रख दो।
जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपको मिलेगा C4H10। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक C है, ये C है, ये C है, ये C है, यानी कि 4 C है। अब ब्यूटेन को हम लिख सकते हैं ब्यूट प्लस एन, और एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ओके, एन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन 4 है तो 4 कार्बन है, उन चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। जबकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब ये 4 बंध बनाता है, तो बाकी 3 हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन ही तो पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन इधर भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। राइट, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कार्बन की संख्या 4 है, जबकि हाइड्रोजन की संख्या 3 का। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधे सामान्य सूत्र को याद करेंगे, CnH2n+2, और n बराबर आप पुट कर देंगे 4, क्योंकि जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसे हम ब्यूटेन पढ़ते हैं, जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है, प्रोपेन पढ़ते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे हम पढ़ते जाते हैं आगे। अब हम पेंटेन की बात, आप देख पा रहे हैं जो पेंटेन है उसको पेंट प्लस एन लिख सकते हैं। पेंट का मतलब है कार्बन की संख्या 5, यानी कि N5। जब आप इस फॉर्मूले में n बराबर 5 रखेंगे, यानी कि CnH2n+2 वाले फॉर्मूले में n बराबर आप 5 रख दो, जब आप इस फॉर्मूले में 5 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको C5 मिल जाएगा, और H जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 12। ठीक है, ओके। ये C5H12 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम हेक्सेन की बात करते हैं, तो हेक्सेन में यानी कि कार्बन की संख्या 6 है। जब कार्बन की संख्या 6 की मैं बात करूंगा तो सामान्य फॉर्मूले में आपको n बराबर 6 रख देना है। जब आप n बराबर 6 रखेंगे तो CnH2n+2, यानी कि जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n है वहाँ पे 6 रखेंगे तो h का मान आ जाएगा 14, और 6 कार्बन है, यानी कि कार्बन की संख्या 6 है। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप मेथेन का फॉर्मूला लिख पा रहे हो, आप एथेन का फॉर्मूला लिख पा रहे हो, आप प्रोपेन का फॉर्मूला लिख पा रहे हो। आप मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब आप याद रख लेंगे। बाकी हम एक सामान्य सूत्र याद करेंगे, एल्केन का सामान्य सूत्र। अगर आपको एल्केन का फॉर्मूला